Hello friends, welcome back to the channel Vidya Academy. This is Manish Soni, faculty for accounts. तो आज की इस लर्निंग वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द बेसिक कंसेप्ट ऑफ अकाउंट्स। अगर आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों ने ये टर्म्स को बार बार सुना होगा, जैसे बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी एंड अकाउंट्स। ठीक है, तो ये जितने भी वर्ड्स हम लोग सुनते हैं बार बार, तो हमारे माइंड में हमेशा से ये कंफ्यूजन होता है कि ये चारों का जो टर्म्स मैंने बोले अभी, ये चारों का मीनिंग सेम है कि इसके मीनिंग में कुछ थोड़े थोड़े डिफरेंसेस है। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आज आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो आपके कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए लास्ट तक ये वीडियो देखते रहिए। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। होता क्या है, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले बुक कीपिंग के बारे में। सो बुक कीपिंग या जितना भी अकाउंटिंग होता है ना, ये हम लोग करते हैं बिजनेस के लिए। किसके लिए करते हैं स्टूडेंट्स? अकाउंटिंग किसके लिए किया जाता है? बिजनेस के लिए। ठीक है, बिजनेस क्या होता है इसके लिए मैं अलग से एक सेपरेट लेक्चर लेकर आऊंगा आपके लिए। सो बिजनेस में होता क्या है, बिजनेस में हम लोग परचेसिंग एंड सेलिंग करते हैं, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ठीक है, तो अब बिजनेस का जो रिजल्ट है वो जानने के लिए हम लोग अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी एंड अकाउंट्स तो देखेंगे स्टूडेंट्स बाय प्रोसीजर। सबसे पहले क्या होता है कि बुक कीपिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग। ठीक है, तो ये वर्ड्स को आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, ऐड करते जाना है। ठीक है, आइडेंटिफाइंग का मतलब क्या है? ठीक है, कि देखिए जितने भी अब देखिए बिजनेस जब हम लोग करते हैं तो बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं। ठीक है, तो हम वही ट्रांजेक्शन को यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे जो बिजनेस से रिलेटेड हो। तो पहला स्टेप क्या हुआ स्टूडेंट्स, आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शन, है ना, कि ये बिजनेस से रिलेटेड है या बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। तो पहला स्टेप क्या हुआ, आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाइंग करने के बाद हमको करना होता है मेजरिंग। मेजरिंग मतलब उसका कोई मॉनेटरी वैल्यूएशन है या नहीं है, और मॉनेटरी वैल्यूएशन है तो कितना है, और इंडिया में हम लोग किसका यूज करते हैं, रुपीस का। ठीक है, कि जो ट्रांजेक्शन हुआ वो पहली चीज तो आपको ये देखनी है कि जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। दूसरी चीज आपको क्या करना है, मेजरिंग करना है। मेजरिंग करना है मतलब वो जो ट्रांजेक्शन हुआ है उसकी कॉस्ट कितनी थी, रुपीस में उसका वैल्यूएशन कितना था, ये करेंगे आप लोग। इतना होने के बाद आप स्टूडेंट्स रिकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, मतलब उस ट्रांजेक्शन को आप रिकॉर्ड करते हो। रिकॉर्ड करने के लिए स्टूडेंट्स हम लोग जर्नल एंट्रीज का यूज करते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके पहले भी, है ना, जर्नल एंट्रीज का हम लोग यूज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन इन सिस्टमैटिक मैनर। अब देखेंगे जर्नल एंट्रीज या रिकॉर्डिंग करने के बाद आपका अकाउंटिंग कंप्लीट हो गया क्या, नहीं हुआ। उसके बाद करना होता है स्टूडेंट्स हम लोगों को क्लासिफाइंग। ठीक है, कि जितने भी ट्रांजेक्शन मैंने रिकॉर्ड किए हैं उसको हम क्लासिफाइड करेंगे, और मेनली हम उसको तीन कैटेगरीज में क्लासिफाइड करते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो क्लासिफाइंग के लिए जिसका यूज होगा स्टूडेंट्स, दैट्स कॉल्ड लेजर पोस्टिंग, है ना। तो ये जितना प्रोसीजर मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स, आइडेंटिफाइंग से लेकर क्लासिफाइंग तक, ये बुक कीपिंग होता है। क्या होता है, बुक कीपिंग। अगर आपको कोई पूछे कि बुक कीपिंग का मीनिंग क्या है तो स्टूडेंट्स आप क्या बोलेंगे, बुक कीपिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन इन सिस्टमैटिक मैनर। ठीक बात है कि नहीं। अब जहां पर बुक कीपिंग खत्म होता है ना, वहां से अकाउंटिंग शुरू होता है ना। तो अकाउंटिंग में क्या होगा, अकाउंटिंग का पहला स्टेप क्या होगा स्टूडेंट्स, समराइज करना। ठीक है, समराइज करना मींस व्हाट, आपने लेजर पोस्टिंग किया। लेजर पोस्टिंग करने के बाद हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस के बेस पे हम लोग फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, मतलब जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं ना उसको बोलते हैं हम लोग समराइज करना। ठीक है, समराइज करने के बाद हमको करना होता है एनालाइज। ठीक है, समराइज करने से काम चल जाएगा क्या, आपने अकाउंट प्रिपेयर कर लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लिए, मतलब आपका काम पूरा हो गया क्या, नहीं। उसके बाद हम लोग एनालाइज करते हैं कि हमको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, पिछले साल के कंपैरिजन में हमने अच्छा परफॉर्म किया या अच्छा परफॉर्म नहीं किया, इसको बोला जाता है स्टूडेंट्स एनालाइजिंग। ठीक है, आफ्टर एनालाइजिंग
वी गेट द रिजल्ट, और रिजल्ट को हम लोग इंटरप्रेट करते हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, और रिजल्ट मिलने के बाद हम इसका कम्युनिकेशन करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। कम्युनिकेशन किसके साथ होगा? द यूजर ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। यूजर्स होते हैं स्टूडेंट्स अकाउंटिंग के, है ना, तो वो यूजर्स के साथ आपको इस जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने बनाया है इसको कम्युनिकेट करना होता है। यूजर कौन कौन होते हैं स्टूडेंट्स अकाउंट्स के, या ये जो डिटेल्स जो डेटा हम लोग रेडी करेंगे उसके यूजर कौन कौन होंगे, ठीक है। यूजर्स होते हैं इन्वेस्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स, आउटसाइडर्स, ऐसे बहुत से यूजर्स होते हैं उस इंफॉर्मेशन के, है ना। और ये यूजर करते क्या है, इनके लिए ये इंफॉर्मेशन यूजफुल क्यों होती है? ये होती है डिसीजन मेकिंग के लिए, ठीक है। इन्वेस्टर ये डिसीजन लेना चाहेगा कि इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो ये डिसीजन वो एक इंफॉर्मेशन की बेस पे लेगा, और ये इंफॉर्मेशन जो उसको प्रोवाइड करेगा उसको बोलेंगे स्टूडेंट्स हम लोग अकाउंटिंग, ठीक है। तो इतना जो पोर्शन हम लोगों ने देखा इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स हम लोग अकाउंटिंग, ठीक बात है। पहला समझ में आया ये क्या था? बुक कीपिंग। आप इसको क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? अकाउंटिंग के मीनिंग अगर आपको लिखना है तो अकाउंटिंग इट इज एन सिस्टम विच the procedure of summarizing, analyzing, interpreting and communicating, या फिर आप सिंपल वर्ड में ऐसे लिख सकते हैं accounting is the process of summarizing, analyzing, interpreting and communicating the business information with the users of accounting, ठीक है। तो इतना जो प्रोसीजर था स्टूडेंट्स इसको क्या बोलेंगे आप लोग? अकाउंटिंग, है ना। जहां पर बुक कीपिंग क्या होता है? एंड होता है, वहां से अकाउंटिंग क्या होता है? शुरू होता है। तो दो टर्म्स तो आपके क्लियर हो गए। बुक कीपिंग क्या है समझ में आ गया, इसके बाद अकाउंटिंग क्या है ये भी समझ में आ गया। अब हम लोग देखने वाले हैं कि अकाउंटेंसी मतलब क्या होता है, ठीक है। तो देखेंगे स्टूडेंट्स बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, और इसके बाद एक टर्म हम यूज करते हैं ऑडिटिंग, है ना। ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ेंगे स्टूडेंट्स आप ये सब्जेक्ट को, ऑडिटिंग, है ना। बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग, इन तीनों को प्लस कर देंगे आप तो आपको जो मिलेगा उसको बोलते हैं स्टूडेंट्स हम लोग अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी इज अ ब्रॉड सब्जेक्ट जिसमें बुक कीपिंग भी है, अकाउंटिंग भी है और ऑडिटिंग भी है। अब अकाउंटिंग में आप लोग देखेंगे स्टूडेंट तीन ब्रांचेस होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो ये जो पूरा सब्जेक्ट मैटर होता है ना उसको बोलते हैं हम लोग अकाउंटेंसी, ठीक है। अब अकाउंटेंसी के कितने पार्ट? तीन पार्ट। पहला पार्ट क्या है? बुक कीपिंग, समझ में आया आपको। दूसरा पार्ट क्या है? अकाउंटिंग, ये भी समझ में आया। तीसरा पार्ट क्या है? ऑडिटिंग। अब ऑडिटिंग का मीनिंग क्या होता है कि जो हम लोगों ने बुक कीपिंग से लेकर के अकाउंटिंग तक का प्रोसीजर परफॉर्म किया उसमें कुछ एरर्स हैं या एरर्स नहीं हैं, कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं है, इसको इंस्पेक्शन करने का जो प्रोसीजर होता है उसको बोलते हैं हम लोग ऑडिटिंग, ठीक बात है कि नहीं। तो ये तो हुआ टेक्निकल मीनिंग। और एक स्टूडेंट ने आपको दिया हुआ है अकाउंट। अकाउंट मतलब क्या होता है कि जब हम लोग ट्रांजैक्शन को क्लासिफाइड करते हैं पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट्स में, ठीक है, तो वो अकाउंट्स होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। आई होप आपके चारों टर्म्स क्लियर हुए हो। ये आपका टेक्निकल मीनिंग था। अब अकाउंटिंग को और इजी बनाने के लिए मैं आपको एक लिटरल मीनिंग समझा के देता हूं। जैसे देखेंगे स्टूडेंट्स, आइडेंटिफाई किया आपने, मेजर किया, जर्नल एंट्रीज आपने बनानी है, तो जर्नल एंट्रीज ऐसे बना लेंगे क्या? कुछ भी डेबिट कुछ भी क्रेडिट करेंगे क्या? नहीं, इसके लिए क्या होंगे? रूल्स होंगे, है ना। आप लेजर पोस्टिंग करेंगे, लेजर पोस्टिंग के लिए भी क्या होंगे? रूल्स होंगे। समराइज करना है उसके लिए भी क्या होंगे? रूल्स होंगे। इंटरप्रेट करना है, एनालाइज करना है, तो हर जितने भी स्टेप ऑफ अकाउंटिंग होते हैं ना स्टूडेंट, उसमें अलग अलग प्रोसीजर, अलग अलग रूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो उन रूल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप ये प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड कर लीजिए, नोटबुक पर लिख लीजिए स्टूडेंट्स। अब लिटरल मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। तो लिखा हुआ है लिटरल मीनिंग आपके सामने, अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस that gives the information about the financial status of business organization, ठीक है। तो स्टूडेंट्स लिटरल मीनिंग के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है कि अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग क्या है? लैंग्वेज है किसका? बिजनेस का।
that gives the information about the financial status about the business organization। ठीक है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसकी जानकारी आपको कहां से मिलेगी स्टूडेंट्स? अकाउंटिंग से। ठीक है, तो अकाउंटिंग क्या है? एक लैंग्वेज है बिजनेस की। तो एग्जांपल के थ्रू समझते स्टूडेंट्स। मान के चलिए एक पर्सन है हरी और एक पर्सन है हैरी, है ना। तो हरी रहता है इंडिया में। हरी कहाँ का रहने वाला है स्टूडेंट्स? इंडिया का। और हैरी कहाँ का रहने वाला है? अमेरिका का। ठीक है, तो हरी को जो लैंग्वेज समझ में आती है, जो लैंग्वेज वो बोलता है वो क्या है? हिंदी। और हैरी जो लैंग्वेज समझता और बोलता है वो लैंग्वेज कौन सी है? इंग्लिश। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हरी और हैरी को आपस में कम्युनिकेशन करना है तो ये कम्युनिकेशन कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हरी को इंग्लिश समझ में नहीं आती और हैरी को हिंदी समझ में नहीं आती। हरी को हिंदी बोलना आता है और हैरी को इंग्लिश बोलना आता है, तो इनका आपस में कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा प्रॉपर तरीके से। क्यों नहीं हो पाएगा? यहाँ पर बैरियर्स ऑफ लैंग्वेज है, क्योंकि यहाँ पर लैंग्वेज जो है वो प्रॉपर तरीके से एक दूसरे की लैंग्वेज क्या है? अलग अलग है। ठीक है, तो वैसे ही देखते हैं स्टूडेंट्स, एक है राम, है ना, और एक है राम इंटरप्राइजेस। राम इंटरप्राइजेस। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, राम क्या है यहाँ पर? नेचुरल पर्सन। और राम इंटरप्राइजेस नाम से क्या पता चल रहा है कि ये कोई बिजनेस एंटिटी का नाम है, इसके बिजनेस का नाम है। ठीक है, अब राम और राम इंटरप्राइजेस दोनों आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो दोनों आपस में कम्युनिकेट करेंगे कैसे? क्यों? क्योंकि राम इंटरप्राइजेस को वो लैंग्वेज समझ में नहीं आती। यहाँ पर राम को हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, बहुत सी लैंग्वेजेस आती है, लेकिन राम इंटरप्राइजेस सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझता है और वो लैंग्वेज का नाम क्या है स्टूडेंट्स? अकाउंटिंग, है ना। तो ये जो लैंग्वेज जो राम इंटरप्राइजेस समझता है, ये लैंग्वेज किसको सीखना पड़ेगा? राम को, ताकि राम इंटरप्राइजेस की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन कौन समझ पाए? राम समझ पाए। ठीक है, तो अब देखिए स्टूडेंट, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश अलग अलग लैंग्वेजेस होती है, तो अलग अलग लैंग्वेज बोलने के अलग अलग रूल्स होते हैं। जैसे इंग्लिश बोलने के लिए आपको सबसे पहले एबीसीडी आनी चाहिए, है ना। आपको टेंस के बारे में नॉलेज होना चाहिए, नरेशन, वॉइस, ये सब नॉलेज आपको होना चाहिए। अगर आप हिंदी बोलते हैं तो आपको अनाराम आना चाहिए, और मेन तो होता है सराउंडिंग एटमॉस्फेयर का इफेक्ट इसमें। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब जैसे हिंदी को बोलने के रूल्स हैं, इंग्लिश बोलने के कुछ रूल्स हैं, वैसे ही अकाउंटिंग के भी कुछ रूल्स हैं, और वो रूल्स को जाने बगैर हम अकाउंटिंग इस लैंग्वेज को प्रॉपर तरीके से सीख नहीं सकते, है ना। तो वो रूल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, जिन रूल्स के माध्यम से आप अकाउंटिंग इस लैंग्वेज को समझ पाएंगे, बोल पाएंगे, है ना, और आप फाइनली कम्युनिकेट कर पाएंगे। किससे? अपने बिजनेस से। अब कम्युनिकेट करने से क्या होगा? आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी कि राम इंटरप्राइजेस जो है वो प्रॉफिट में है, लॉस में है, कितना सेल हुआ, कितना परचेस हुआ। तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन होती है ना स्टूडेंट्स, ये इंफॉर्मेशन आपको फाइनली मिलेगी जब आप अकाउंटिंग इस लैंग्वेज को सीख पाओगे। ठीक है, और अकाउंटिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको रूल्स पता होने चाहिए। तो अकाउंटिंग लैंग्वेज को सीखने के जो दो रूल्स हैं, एक है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग और दूसरा है मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो इस रूल्स के बारे में डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। तभी गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में देखते हैं। जैसे आपको मैंने बताया कि अगर आप लोग जो ट्रांजैक्शन है उनको आप क्लासिफाइड करना चाहते हैं, जैसे आपको रिकॉर्ड करना है, जर्नल एंट्रीज बनानी है, लेजर पोस्टिंग करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए रूल्स होते हैं। वैसे हम लोगों ने फिर देखा था कि अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, और किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए रूल्स पता होने चाहिए। तो उन्हीं रूल्स के बारे में देखने वाले स्टूडेंट्स हम लोग। जैसे मैंने आपको बताया कि दो तरह के रूल्स होते हैं अकाउंटिंग सीखने के लिए। पहला है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो पहले देखते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो गोल्डन रूल्स के हिसाब से क्या होता है कि बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उन ट्रांजैक्शन को हम लोग तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला कैटेगरी है पर्सनल अकाउंट,
दूसरा कैटेगरी है रियल अकाउंट और तीसरा कैटेगरी है नॉमिनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट मींस व्हाट? पर्सनल अकाउंट में जितने भी नेचुरल पर्सन है, जितने भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा बिजनेस में बहुत से लोगों का नाम यूज होगा, राम, श्याम, सीता, गीता, है ना, तो इसको नेचुरल पर्सन बोलेंगे। राम इंटरप्राइजेस, श्याम इंटरप्राइजेस, रिलायंस कंपनी, टाटा कंपनी, ये सब रिप्रेजेंटेटिव पर्सन होते हैं स्टूडेंट्स, है ना। तो ये जितने भी ऐसे पर्सन होंगे तो उसको हम लोग पर्सनल अकाउंट में लिखेंगे और पर्सनल अकाउंट में लिखने के लिए भी रूल्स होंगे, एक होगा डेबिट और एक होगा क्रेडिट। तो ये डेबिट क्रेडिट का सिस्टम क्या होता है, ठीक है, इसको डबल अकाउंटिंग सिस्टम बोलते हैं। और ये सबसे पहली बार इटली के एक महाशय हैं लूका पैसिवेली, जिन्होंने इस सिस्टम को लॉन्च किया। उसके पहले तक जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से जो बनिया लोग होते हैं उनके पास एक रेड कलर की किताब होती है जिसमें लिखा होता है शुभ लाभ, स्वास्तिक का चिन्ह लगाते हैं, निकालते हैं वो लोग, ठीक है। तो वो बही खाते में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, वो पूरा लिख के रखते हैं। जैसे मान के चलो मेरी एक गोल्ड ज्वेलरी की शॉप है, उसमें एक व्यक्ति आया रमेश नाम का, ठीक है। अब वो मेरे पहचान का है, उसने 10,000 रुपए की ज्वेलरी उधारी में लेके गया, तो मैं क्या करूंगा, रमेश नाम का एक अकाउंट ओपन कर लूंगा, 10,000 रुपए उसके ऊपर बाकी है, ठीक है। 15 दिन बीते, 5,000 रुपए उसने लाके दिए, तो मैं क्या करूंगा, 5,000 रुपए माइनस कर दूंगा, कितने बचे 5,000। फिर 10 दिन बाद आया 10,000 रुपए का उधारी लगेगा, तो मैं क्या करूंगा, प्लस करूंगा, ठीक है। तो ऐसे पहले क्या होता था कि हम लोग प्लस माइनस का यूज करते थे, लेकिन लूका पैसिवेली ने सोचा कि बोले बहुत हो गया प्लस माइनस, बोले हम प्लस माइनस नहीं करेंगे, बोले हम प्लस माइनस की जगह डेबिट और क्रेडिट करेंगे। तो वहां से ये डेबिट क्रेडिट का कॉन्सेप्ट आया स्टूडेंट्स। तो हमको ये देखना है कि कब डेबिट करना है और कब क्रेडिट करना है। तो जैसे पर्सनल अकाउंट का रूल है, डेबिट इज द रिसीवर एंड क्रेडिट इज द गिवर। तो यहाँ पे दो पार्टीज इन्वॉल्व होती है ना, दो लोग होने चाहिए हमेशा। ट्रांजेक्शन कब होगा, जब दो पार्टीज इन्वॉल्व होगी, ठीक है। जैसे राम और श्याम, राम ने कुछ दिया, राम ने पेन दिया किसको, श्याम को, तो हु इज रिसीवर, राम इज द रिसीवर, है ना। तो जो भी बेनिफिट होता है, ठीक है, तो बेनिफिट देते हैं और बेनिफिट लेते हैं, तो उसमें एक देने वाला होगा और एक लेने वाला होगा। तो जो रिसीवर होगा उसको हम लोग डेबिट लिखेंगे और जो गिवर होगा उसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे। समझ में आया स्टूडेंट्स इतना? उसके बाद देखते हैं रियल अकाउंट। व्हाट इज रियल अकाउंट? रियल अकाउंट में हम लोग असेट्स के बारे में देखेंगे स्टूडेंट्स। जितने भी अब जब हम लोग बिजनेस करते हैं तो बहुत से टेंजिबल असेट्स अराइज होती है, तो उसका किस तरीके से इफेक्ट होगा, ठीक है। तो उसको भी हम लोग दो तरीके से डिवाइड करते हैं, डेबिट और एक क्रेडिट। डेबिट कब करेंगे, व्हाट कम्स इन, क्रेडिट कब करेंगे, व्हाट गोज आउट। यहाँ पे व्हाट का मीनिंग है उस पर्टिकुलर असेट से। फॉर एग्जांपल मेरी शॉप है, मैंने ये पेन बेचा, मैंने क्या बेचा, पेन बेचा, ठीक है। तो मेरे पास से क्या गया स्टूडेंट्स, व्हाट गोज आउट, पेन आर गोज आउट। अब पेन फ्री में गया क्या, पेन अगर गया तो मेरे पास क्या आया, कैश आया, पैसा आया, ठीक है। तो कैश अकाउंट क्या होगा, डेबिट, और पेन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। तो ऐसे बहुत से ट्रांजेक्शन होते हैं जिसमें आप लोग ये देखेंगे, ठीक है। अगर कुछ आता है तो डेबिट और कुछ जाता है तो क्रेडिट। तो ये रियल अकाउंट का था। उसके बाद देखने वाले हम लोग नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है कि जब हम लोग बिजनेस करते हैं ना, तो बहुत से एक्सपेंसेस, बहुत से लॉसेस, प्रॉफिट और गेन होता है, ठीक है। अगर हम लोग बिजनेस करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि एक्सपेंसेस होंगे, इनकम होगी, लॉसेस होंगे, प्रॉफिट होंगे, ठीक है। तो हमको यहाँ पर ये डिसाइड करना है कि किसको डेबिट करेंगे और किसको क्रेडिट करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, आपके बिजनेस से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, जितने भी लॉसेस होंगे, अगर एक्सपेंस या लॉस हुआ तो कसम खा लो कि आप उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अगर कोई इनकम या प्रॉफिट होता है तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप इसको क्रेडिट करेंगे। तो ये रूल्स है स्टूडेंट्स, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, इसको आप लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग देखेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अभी देखते हैं मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। तो मॉडर्न रूल्स में जैसे हम लोगों ने देखा था, गोल्डन रूल्स में ट्रांजैक्शन को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। वैसे ही अकॉर्डिंग टू मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे हम उसको 5 अकाउंट्स में डिवाइड करते हैं स्टूडेंट, 5 कैटेगरी में बांटते हैं। पहला होगा असेट,
एक्सपेंसेस, कैपिटल, लायबिलिटी एंड इनकम। ठीक है, तो जिस तरह से पूरी सृष्टि 5 तत्वों से मिलकर बनी है, वैसे ही अकाउंटिंग भी 5 तत्वों से मिलकर बनी है। और वो 5 तत्व कौन कौन से हैं? असेट्स, एक्सपेंसेस, कैपिटल, लायबिलिटी एंड इनकम। तो स्टूडेंट्स हम इन टर्म्स के बारे में इनका मीनिंग पहले समझने की कोशिश करते हैं कि असेट्स का मीनिंग क्या होता है। अगर मैं आपको पूछूं व्हाट इज असेट, आप बोलेंगे संपत्ति, लेकिन ये तो ट्रांसलेशन हुआ। और मैं आपको पूछूं बताइए असेट्स मतलब क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर वो नहीं क्या प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर असेट हुए क्या स्टूडेंट्स? ये नहीं, ये तो असेट्स के एग्जांपल हुए। तो असेट का मीनिंग होता क्या है? असेट का मीनिंग होता है द वैल्यू ऑफ बेनिफिट, द वैल्यू ऑफ बेनिफिट इज टेकन इन फ्यूचर। ऐसी कोई भी चीज जिसका बेनिफिट हमको कब मिलने वाला है? फ्यूचर में, उसको हम लोग असेट बोलते हैं। ठीक है, अब अगर हम मान के चलिए आप प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर ऐसे बोलेंगे तो कितने सारे याद करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? ठीक है, इसीलिए सिंपल सा एक लाइन आप याद रखिए, द वैल्यू ऑफ बेनिफिट विच आर टेकन इन फ्यूचर। जिसका बेनिफिट हमको कब मिलेगा? फ्यूचर में मिलेगा। आज भी मिल रहा है और फ्यूचर में भी मिलता रहेगा। ऐसी सभी चीजों को हम लोग असेट बोलते हैं। ठीक है, जैसे देखिए फर्नीचर, आपने फर्नीचर लगवाया अपने ऑफिस में, तो उसका बेनिफिट आपको एक ही दिन मिलेगा क्या? नहीं, 1 साल तक मिलेगा क्या? मतलब आपको फ्यूचर में मिलता रहेगा। आपने साइकिल खरीद के लाई, है ना, साइकिल एक ही दिन चलाएंगे क्या? नहीं, साइकिल आज भी चला रहे, कल भी चलाएंगे, परसों भी चलाएंगे, फ्यूचर में चलाएंगे, है ना। तो इसका बेनिफिट क्या हो रहा है? आपको फ्यूचर में मिलते रहेगा। ठीक है, तो फ्यूचर में किसी भी चीज का अगर आपको बेनिफिट मिलता है तो उसको बोलते हैं हम लोग असेट। अब ये बेनिफिट डिपेंड करता है कि ये 1 साल के अंदर मिलने वाला है कि 1 साल से ज्यादा समय तक मिलने वाला है। ठीक है, अगर 1 साल के अंदर अंदर मिल जाएगा तो उसको बोलेंगे करंट असेट। और 1 साल से ज्यादा समय तक आपको बेनिफिट मिलता रहेगा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, ऐसे सालों साल तक अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है तो वो फिक्स असेट कहलाएगा। और जिसका बेनिफिट आपको 1 साल के अंदर मिलके खत्म हो जाएगा उसको बोलेंगे करंट असेट। ठीक है, तो ये था आपका असेट्स के बारे में। फिर देखते हैं एक्सपेंसेस। अगर मैं आपको पूछूं कि स्टूडेंट्स एक्सपेंसेस का मीनिंग बताओ, तो आप क्या बोलेंगे? सर वो नहीं क्या सैलरी, है ना, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी का बिल दिया, सन्ड्री एक्सपेंसेस दिए। लेकिन ये एक्सपेंसेस का मीनिंग हुआ क्या? ये तो एग्जाम्पल हुआ, है ना, अलग अलग नाम हुए। लेकिन एक्सपेंसेस का रियल मीनिंग अगर हम देखना चाहें तो क्या बोलेंगे? द वैल्यू ऑफ बेनिफिट, द वैल्यू ऑफ बेनिफिट विच ऑलरेडी टेकन। जिसका बेनिफिट हम ऑलरेडी ले चुके हैं वो क्या है? खर्चा। और जिसका बेनिफिट हम फ्यूचर में लेंगे, आज भी ले रहे, फ्यूचर में भी लेंगे, उसको बोलते हैं असेट्स। ठीक है, तो थोड़ा हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान के चलिए एक कंपनी है ना, रिलायंस कंपनी है। रिलायंस कंपनी में मेरे को जॉब मिला। ठीक है, एज अकाउंटेंट मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया रिलायंस कंपनी में। ठीक है, अब यहाँ पर मान के चलिए ये जैसे 1 मार्च को मेरा अपॉइंटमेंट हुआ, 1 मार्च को मेरा ज्वाइनिंग हुआ। ठीक है, 1 मार्च से लेकर के मैंने 31 मार्च तक यहाँ पर काम किया। 31 मार्च तक मैंने क्या किया? यहाँ पर काम किया। तो 31 मार्च को मैं जाकर के अगर मैनेजर के पास जाऊंगा और बोलूंगा कि सर मैंने महीने भर काम किया, मुझे क्या दो? सैलरी दो। ठीक है, तो बताइए स्टूडेंट्स, मैनेजर मुझे सैलरी देगा क्या? ऐसा तो नहीं कि कागज में लिख दिया SALRY सैलरी बोले लेके जाओ। ठीक है, तो मजाक हो जाएगा, है कि नहीं? तो सैलरी नहीं मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा? कैश मिलेगा। ठीक है, तो कैश क्या हुआ स्टूडेंट? इसमें असेट। ठीक है, अब कैश अगर जाता है तो अब मैनेजर को पूछा जाएगा कि बोले आपने ये जो कैश दिया मिस्टर मनीष को 1 महीना काम करने के लिए, बोले ये आपने कैश क्यों दिया? तो उसका वो रीजन बताएगा कि उसने हमारे पास 1 महीने तक काम किया, हमने उसका 1 महीने तक बेनिफिट लिया, इसके एवज में हमने उसको अमाउंट पे किया। ठीक है, तो वो जो अमाउंट पे किया जाएगा उसका रीजन जो होगा ना, उस रीजन को बोलेंगे हम लोग सैलरी। समझ में आया? तो जिसका बेनिफिट हम लोग ले चुके हैं वो क्या होगा? एक्सपेंसेस।
है ना, जिसका बेनिफिट लेना बाकी है उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स हम लोग, असेट। उसको और थोड़ा डिटेल में लेके चलता हूं मैं। अब यहाँ पर मैंने 1 महीने काम किया और यहाँ पर जाकर के बोला मैंने, ठीक है, मैनेजर साहब मुझे ना 1 महीने की सैलरी एडवांस में दीजिए। 31 मार्च तक मैंने काम किया और ये अप्रैल का महीना था। मैंने बोला मेरे को मार्च का भी सैलरी दो और मुझे अप्रैल का भी सैलरी दो। तो ये बताया स्टूडेंट, उसने मेरे को दया करके सैलरी दे दिया, ठीक है, मार्च का भी और अप्रैल का भी। बट बताइए स्टूडेंट, अप्रैल में मैंने काम किया है क्या? अप्रैल में मैंने काम किया है क्या? कंपनी ने मेरा बेनिफिट लिया है क्या? नहीं लिया है, ठीक है। लेकिन बेनिफिट वो लोग लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे। और कब लेंगे? फ्यूचर में लेंगे, ठीक है। तो जो बेनिफिट लेना बाकी है वो असेट, और ये जो बेनिफिट मेरा कंपनी ले चुकी है उसको बोलेंगे एक्सपेंसेस। क्लियर? ओके। अब बढ़ते हैं कैपिटल के तरफ कि कैपिटल क्या होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए, फॉर एग्जांपल एक है राम और एक है राम एंड कंपनी या राम इंटरप्राइजेस, जो भी आप नाम ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए, राम एंड कंपनी अपने मर्जी से तो चलेगा नहीं। राम एंड कंपनी को शुरू करने के लिए क्या चाहिए होगा? क्या चाहिए होगा? आप बोलेंगे कैपिटल। अरे कैपिटल का क्या करेंगे? हमको तो कैश चाहिए होगा, बगैर कैश के कंपनी चलने वाली है क्या? नहीं। तो राम ने राम एंड कंपनी में 1 लाख रुपए दिए। कितने रुपए दिए? 1 लाख रुपए। तो बताइए राम एंड कंपनी में क्या आया? आप बोलेंगे सर कैपिटल आया, बट कैपिटल थोड़ी आया, ये 1 लाख रुपए बोल रहा हूं मैं, रुपए। तो ये क्या आया? कैश आया। व्हाट कम्स इन? कैश कम्स इन। कैश आया कि नहीं आया? और ये कैश किसने दिया? कैश आने का रीजन तो होगा, 1 लाख रुपए आए तो कहां से आए, है ना। तो 1 लाख रुपए किसने दिया? बिजनेस के मालिक ने दिया। तो बिजनेस का मालिक जो भी देगा उसको बोलेंगे हम लोग कैपिटल। जैसे आप अपने पेरेंट्स को उनके नाम से नहीं पुकारते, वैसे ही बिजनेस भी अपने पेरेंट्स को नाम से नहीं पुकारता, वो क्या बोलता है? कैपिटल। राम के अलावा जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा उसको बोलेंगे हम लोग लायबिलिटी। क्या बोलेंगे? लायबिलिटी। समझ में आया कैपिटल क्या होता है? कैपिटल क्या इतना क्लियर हो गया? कैपिटल इज द क्लेम ऑफ ऑनर इनटू द टोटल असेट्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। कंपनी का जो टोटल बिजनेस का वैल्यूएशन होता है, उस वैल्यूएशन में जो ऑनर का शेयर होता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग कैपिटल, ठीक है। लायबिलिटी क्या है? अदर देन ऑनर। ऑनर के अलावा अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको बोलेंगे हम लोग लायबिलिटी। फॉर एग्जांपल बैंक ने लोन दिया स्टूडेंट्स, बैंक ने क्या दिया? लोन दिया। कितने रुपए का? 1 लाख रुपए का। तो बताइए बिजनेस में क्या आया? लोन आया क्या? नहीं, बिजनेस में कैश आया, ठीक है। अब वो कैश जो 1 लाख रुपए आया है उसका रीजन क्या है? कि आपने बैंक से लोन लिया, ठीक है। तो बैंक लोन को हम लोग कैपिटल बोलते हैं क्या? नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं? लायबिलिटी। लेकिन अगर बिजनेस का ऑनर कुछ भी पे करेगा, कुछ भी देगा, उसने कैश दिया, प्लांट मशीन दिया, फर्नीचर लगाया, अपना प्राइवेट मोटर कार लगाया, तो इस सब को हम लोग क्या बोलेंगे? कैपिटल बोलेंगे, ठीक है। और अदर देन राम जो भी इन्वेस्टमेंट होगी कंपनी में उसको हम लोग लायबिलिटी बोलेंगे। आई होप कैपिटल भी क्लियर हुआ, लायबिलिटी भी क्लियर हुआ। इसके बाद आता है इनकम। जैसे जिसका बेनिफिट हम लोग ऑलरेडी ले चुके हैं उसको बोलते हैं एक्सपेंसेस, और जिसका बेनिफिट हम ऑलरेडी दे चुके हैं उसको बोलते हैं इनकम। फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी है, पेन मैन्युफैक्चर करता हूं मैं, ठीक है। क्या मैन्युफैक्चर करता हूं? पेन। अब पेन मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या होता है कि ऑर्डर मिला मुझे, ठीक है, 10,000 बोले आपकी कंपनी है, 10,000 रुपए पेन हमको चाहिए जल्द से जल्द, ठीक है। तो मैंने बोला ऐसे नहीं मिलेगा भाई, आपको ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। क्या प्लेस करना पड़ेगा? ऑर्डर। तो 10,000 पेन को ऑर्डर मिला, लेकिन सिर्फ ऑर्डर मिलने से काम चलेगा क्या? नहीं, मैं कुछ एडवांस मनी भी लूंगा उससे, ठीक है। मैंने 10,000 रुपए लिए उससे, थोड़ा एडवांस देना पड़ेगा। तो बताइए जो 10,000 रुपए मैंने लिए, ये मेरी इनकम है क्या? इनकम नहीं है। इनकम क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने उसको बेनिफिट अभी नहीं दिया। मतलब जो 10,000 पेन की डिलीवरी है मैंने उसको अभी तक पे नहीं की है। अगर मैं 10,000 पेन जब उसको दूंगा तब ऐसा होगा कि मैंने जो बेनिफिट है उसको दे चुका हूं, ठीक है। तो उसको हम क्या मानेंगे? इनकम। तब तक उसको क्या मानेंगे स्टूडेंट्स? लायबिलिटी मानेंगे। जिसका बेनिफिट देना बाकी है वो लायबिलिटी।
और जिसका बेनिफिट आप दे चुके हो वो इनकम। समझ में आ गया? ओके। अब देखते हैं कि इसके रूल्स क्या है सर। बातें तो बहुत होगी सर, रूल्स बताइए, रूल्स कि बोले क्या कब इसको डेबिट करना है और कब इसको क्रेडिट करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब आप लोग अकाउंटिंग करेंगे तो आप इसको दो पार्ट से डिवाइड करेंगे, ठीक है। एक पार्ट में लिखेंगे आप लोग असेट और एक्सपेंसेस, ए स्टैंड फॉर असेट, ई स्टैंड फॉर एक्सपेंसेस। और दूसरे पार्ट में रखेंगे स्टूडेंट्स आप लोग एलआईसी। एलआईसी मतलब क्या? लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल। रूल्स क्या होंगे स्टूडेंट्स इसके कि देखिए सर डेबिट कब करेंगे? देखिए असेट और एक्सपेंसेस जब भी बढ़ेंगे तो आप इसको क्या करेंगे? डेबिट। और जब भी कम होंगे तो क्या करेंगे? क्रेडिट। वैसे ही लायबिलिटी हो, इनकम हो, कैपिटल हो, जब भी ये बढ़ेगा तो क्या करेंगे? जब भी ये कम होगा तो क्या करेंगे? डेबिट। और जब भी ये बढ़ेगा तो क्या करेंगे? क्रेडिट। समझ में आ गया स्टूडेंट्स इतना? तो ये थे आपके मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक भी करें।